दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ इतनी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती हैं कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल लगने लगता है। ये घटना 2011 की है। तब मैं पुणे में अपनी जेई की पढ़ाई कर रहा था और वहाँ कुछ दोस्तों के साथ रूम शेयर किया करता था। वहीं पुणे में मेरे स्कूल का एक फ्रेंड भी रहा करता था। वह एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पर था। उसने मुझे पुणे आने के बाद काफ़ी मदद की थी। स्कूल के वक्त तो हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन यहाँ वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। तो एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो रात 10 बजे के करीब उसका कॉल आया और उसने कहा हमें हॉस्पिटल जाना है। तो जैसे उसने कहा था, मैं आधे घंटे में उस अस्पताल के पास पहुँच गया। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो पता चला कि उसके एक दोस्त के पिताजी की अचानक ही मौत हो चुकी है। उसके दोस्त का नाम वैभव था, तो हम दोनों भी उसकी मदद के लिए उसके साथ रुके हुए थे। वैभव ने गांव में अपने कुछ रिश्तेदारों को खबर कर दी थी। उसके यहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, तो रिश्तेदारों ने लाश को क्रियाक्रम के लिए सीधे गांव लाने को कहा। अब सब बिल पेमेंट, हॉस्पिटल का पेपर वर्क और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करते करते रात के करीब 12 बज चुके थे और उसके करीब आधे घंटे बाद लाश हमारे कब्जे में मिली। बॉडी कब्जे में मिलते ही वार्ड बॉय की मदद से लाश को हमने एम्बुलेंस में रखवा दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वैभव की माँ भी बीमार थी, तो वैभव अपनी माँ को पापा की मौत के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर माँ को सदमा लगाया तो शायद वो इसे इस हालत में संभाल नहीं सकेगा। तो विशाल ने तय किया कि वैभव अपने घर जाकर अपनी कार से माँ को लेकर गांव निकल जाएगा और मैं नहीं तो विशाल, हम दोनों में से कोई एक एम्बुलेंस में लाश के साथ गांव जाएगा। तो जैसा डिसाइड हुआ था उसके मुताबिक कुछ देर में वैभव अपने घर के लिए निकल गया। तब मुझे विशाल ने कहा कि तुझे गाड़ी चलानी तो नहीं आती है, तो तू एम्बुलेंस के साथ जा, मैं कुछ दोस्तों को साथ लेता हूँ और दूसरी गाड़ी से पीछे पीछे आता हूँ। अब मेरे लिए वो शौक से कम नहीं था, क्योंकि मैं तो ऐसे ही उठकर चला आया था। ना मेरे पास कपड़े थे और ना कुछ सामान था। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा नहीं आया था कि मुझे ऐसे अचानक दोस्त के गांव जाना पड़ेगा। लेकिन वह वक्त ऐसा था कि मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैंने विशाल को बहुत समझाया कि गांव बहुत दूर है यार, और मैं लाश के साथ नहीं जा सकता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। मैंने उसे कहा कि कम से कम किसी को तो मेरे साथ भेज दे। मेरी हालत देख वो जान चुका था कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ। लेकिन विशाल भी मजबूर था, तो विशाल ने एक रास्ता बताया और कहा कि मैं घर जाकर गाड़ी लेकर तेजी से एम्बुलेंस के पीछे आता हूँ। बस कुछ ही देर की तो बात है, फिर आगे जाकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो मैंने उससे हाँ कहा। एम्बुलेंस ड्राइवर की उम्र 40 से 45 के करीब थी, तो मैं जाकर एम्बुलेंस ड्राइवर के पास बैठ गया और हम अस्पताल से रामपुर वैभव की गांव की ओर निकल पड़े। पुणे से रामपुर करीब करीब 10 से 11 घंटे का सफ़र था। मेरा ध्यान बार बार घड़ी की ओर जा रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल से निकले 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक विशाल गाड़ी लेकर हमारे पीछे नहीं आया था। मुझे तब उस पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। कुछ वक्त बाद ड्राइवर ने कहा कि वह रास्ते में खाने के लिए रुकने वाला है। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि वह कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर रुकने वाला था। ड्राइवर खाना खाने गया तब मैं झट से नीचे उतर गया, क्योंकि लाश के साथ बैठने की मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी। नीचे उतरकर मैं विशाल को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मैंने उसे उस जगह के बारे में मैसेज किया, उसे लोकेशन भी भेजा, पर कोई भी मैसेज रीड नहीं हुआ था। ड्राइवर खाना खाकर बाहर आ गया तो मैंने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा, पर ड्राइवर थोड़ा खड़ूस था। उसने रुकने से साफ मना कर दिया और फिर हम एम्बुलेंस लेकर निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब थोड़ा मुझे गर्म होने लगा तो मैं अपनी आंखें खोली, तो मैंने देखा कि एम्बुलेंस एक ब्रिज के थोड़ा पास ही खड़ी है। मैंने झट से साइड में देखा तो ड्राइवर भी अपनी सीट पर नहीं था।
मुझे अब और भी गुस्सा आ रहा था। एक तो मुझे पहले से ही बहुत डर लग रहा था और ऊपर से मेरे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही थी। मैं कांच के बाहर आसपास देखा तो यह एक बहुत सुनसान जगह थी। सब तरफ सन्नाटा था। अब तो हालत ऐसी थी कि मुझे और भी पसीना आने लगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सोचा शायद ड्राइवर यहीं आसपास कहीं गया होगा। उस सन्नाटे भरी जगह पर उसे आवाज़ देने की मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी मेरा ध्यान पीछे गया। देखा तो लाश स्ट्रेचर से नीचे गिरी हुई थी। अब तो मेरी हालत ही खराब हो गई। यह कैसे हो गया? एक तो यह ड्राइवर भी मुझे बिना बताए कहीं चला गया और ऊपर से यह लाश नीचे गिरी हुई है। आसपास कोई भी नहीं है। मेरे मन में तो उसके लिए कई सारी गालियाँ आ रही थी, लेकिन मुझे उस लाश से निकलती हुई केमिकल की गंध आ रही थी, जो सहने की मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी। तो मैं किसी तरह उस भारी भरकम लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर रख दिया। उस लाश को हाथ लगाते ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। अब तो मैं खुद अपना सर पीटने लगा कि मैं कैसे हालात में फंस गया हूँ। उस सुनसान रास्ते में उस लाश के साथ अकेला था। कुछ देर बाद जब मुझे ज़्यादा गर्मी होने लगी तो मैं एम्बुलेंस की कांच को थोड़ा सा खोल दिया। ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। चांद की रोशनी इतनी थी कि हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन लाश की मौजूदगी की वजह से मैं पहले से ही बुरी तरह से डरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा होने के बावजूद भी मुझे गर्मी लग रही थी। उस सुनसान वीरान रास्ते पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी वहीं छोड़ दी थी और अब इंतज़ार करने के सिवाय मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। मैं डरा सहमा सा वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन उस हालत में भी महसूस हुआ कि मेरी आंखें झपक रही है। असल में दिन भर की क्लासेस और पढ़ाई की वजह से मैं 1 मिनट भी सो नहीं पाया था, तो मेरी आंखों पर नींद सवार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वहाँ सोने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उस जगह और उस लाश के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इस ख्याल से मैं अपने आप को जगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं कि कब मेरी आंख लग गई। कुछ वक्त बाद मुझे नींद में ही एहसास हुआ जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को खा रहा है। वह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने झट से उठकर लाश की तरफ देखा तो लाश बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हुई थी जैसे मैंने कुछ देर पहले रखा हुआ था। तो मैंने उस आवाज़ को वहम समझकर टाल दिया, लेकिन अंदर से तो मैं बहुत डरा हुआ था। इस बार तो मैं और शक्ति से जागने की कोशिश कर रहा था। गर्मी होने के बावजूद मैंने कांच को बंद रखा था, लेकिन चांद की रोशनी में बाहर सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। कहीं कोई जरा भी हलचल होती तो भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। खून मानो बिजली की तरह शरीर में दौड़ने लगता था। इतनी देर में उस गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन आसपास से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी। ड्राइवर का अब भी कोई पता नहीं था। इस बात को सोचकर मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि न जाने क्यों मैं इस लाश के साथ जाने के लिए हामी भरी। मोबाइल भी बंद हो चुका था तो वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन शायद आधी रात गुजर चुकी थी। पर अब मुझे नींद पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं था और शायद तब तक एक बार फिर से मैं नींद में था कि कुछ देर बाद मुझे पीछे से कुछ चरचराने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लाश के पास कुछ कर रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई जानवर लाश की गंध से वहां आ गया हो, लेकिन जब मैं बाहर झांककर देखा तो आसपास कोई नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान नहीं था। लेकिन तब मेरा ध्यान लाश की ओर गया तो लाश फिर से नीचे गिरी हुई थी। वह देख इस बार तो मेरा दिल कुछ पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया था, क्योंकि इस बार मुझे लाश गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अब की बार डर के मारे पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर रख दिया था। लेकिन अब लाश को नीचे पड़ा हुआ देख मुझे अब बहुत डर लगने लगा था।
मैं वहीं बैठ भगवान का नाम जपने लगा कि तभी मैंने देखा अचानक लाश में कुछ हलचल हुई है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि लाश में सचमुच कोई हलचल हुई थी या फिर डर की वजह से मुझे वहम हो रहा था। मैं बस हैरान होकर लाश को देखे जा रहा था। कहीं फिर से हलचल हुई तो देख लूँगा कि आगे क्या करना है। और तब अचानक ही लाश जोर जोर से हिलने लगी। लाश के हिलने की वजह से स्ट्रेचर भी घर घर की आवाज़ करने लगा। हिलते हुए वो लाश के मुंह से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। वह देखते ही मेरी जान जैसे गले तक आ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने का वह नज़ारा देख मेरी सोचने की ताकत ही खत्म हो गई थी कि तभी लाश अचानक से उठकर बैठ गई। उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ था बस मैं ही जानता हूँ। मेरे होठ, मेरा गला सूख चुका था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था, जैसे उसमें जरा सी भी जान नहीं बची हो। आगे कुछ देखने की, सहने की मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। मैं गाड़ी से उतरकर सीधे रास्ते पर भागने लगा। भागते हुए मैं बार बार मुड़कर उस एम्बुलेंस की ओर देखे जा रहा था। वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था जहाँ मैं आसरा ले सकूं। तो कुछ दूर जाने के बाद रास्ते के किनारे मुझे एक मकान दिखाई दिया, एक थोड़ा टूटा फूटा मकान। मैं जब मुड़कर पीछे देखा तो अब मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि वह लाश अब मेरी तरफ ही आ रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उसके ऊपर का सफ़ेद कपड़ा वैसे का वैसा था। वो घर मुझसे बस थोड़ा ही दूर था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लाश मुझे वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रही है। मेरे पाँव जैसे ठंडा होकर वहीं पर चिपक गए थे और वह इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे, थरथरा रहे थे कि मुझे दौड़ा नहीं जा रहा था। मैं किसी तरह लड़खड़ाते सही उस मकान के पास पहुंचा। कमरे के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाई हुई थी, तो मैं कुंडी को खोलकर सीधे अंदर चला गया और अंदर जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ वक्त में दरवाजे के पास ही खड़ा था। अंदर मकान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट शांत हो गया और मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा तो वह लाश उस मकान के कुछ दूरी पर खड़ी थी। मैं हैरान था कि वह लाश उस मकान में आने की कोशिश नहीं कर रही है। मुझे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आखिरकार वहीं पर पड़ा रहा। कुछ वक्त बाद बाहर सब शांत लगने लगा, तो मैं फिर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। अब वहाँ पर कोई लाश नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि वह लाश शायद इस मकान के अंदर नहीं आना चाहती है, या फिर वो किसी चीज़ की वजह से अंदर आने से डर रही है। मैंने दरवाजे से बाहर देखा तो कोई खतरा नहीं था। मैंने आसपास झांकते हुए धीरे से एक पैर बाहर निकाला और आसपास सब एकदम शांत था। तो हिम्मत कर मैंने दूसरा भी पैर बाहर निकाला और यहाँ वहाँ देखते हुए मैं कुछ कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक जगह की झाड़ियों से वह लाश तेजी से निकलकर बाहर आ गई और बाहर आकर उसने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। मैं पीछे मुड़कर फिर उस मकान में जाने लगा। मैं कुछ समझ पाता तब तक मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो मैं एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत गहरी नींद से जाग रहा हूँ। तो मेरे जागते ही एम्बुलेंस वाले ने मुझसे पूछा, रात को गाड़ी छोड़कर क्यों भाग गए थे? अच्छा हुआ मैं जल्दी वापस आ गया, वरना एक साथ मुझे 2 लाशें ले जाने पड़ती। मैंने एम्बुलेंस वाले से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो किसी मकान के पास था ना। तो उसने कहा, शुरू से बताऊं या बीच से? तो मैंने शुरू से बताने को कहा। ठीक है सुनो। रात एम्बुलेंस अचानक बंद पड़ गई थी, तो मैं ब्रिज के नीचे पानी लेने चला गया था। वापस आया तो देखा लाश नीचे रास्ते पर गिरी हुई थी और तुम अपनी सीट पर नहीं थे। वैसे तो वह देख मैं भी डरने लगा था, लेकिन सोचा कि किसी जानवर का भी ये काम हो सकता है। तुम्हें ढूंढा तो तुम पास ही मंदिर में बेहोश हुए थे।
तुम नहीं जानते रात मुझे कितनी तकलीफ हुई। पहले तो वह लाश मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। किसी तरह मैं उस लाश को एम्बुलेंस में रखा और फिर तुम्हें उठाकर सीट पर बैठाया। तुम भी लाश से कम नहीं थे। उसके कहते ही मैं समझ गया कि रात क्या हुआ था। तो मैं एक बार मुड़कर पीछे देखा तो वह लाश बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसे वह कल रात थी। उसमें ज़रा से भी हलचल नहीं हुई थी। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। तो हम दोनों एक जगह चाय पीने के लिए रुक गए और उस वक्त मैं उस ड्राइवर को रात मेरे साथ हुई हादसे के बारे में बताया। तब ड्राइवर ने कहा मुझसे, हो सकता है क्योंकि गाड़ी का अचानक बंद पड़ना, लाश का बाहर होना, यह सब सच हो सकता है। कोई जगह अबशगुन होती हैं। देखो, मैं कई सालों से यह काम करता आ रहा हूँ तो मैंने कई लोगों से ऐसी कई बातें सुनी हैं और बहुत बार कुछ अजीब चीज़ों का अनुभव तक किया है। इसलिए मैं हमेशा ताबीज़ पहन कर रहता हूँ। कहते हैं कि इंसान की मौत के बाद भी उसकी आत्मा अपने शरीर के आसपास भटकती रहती है, उस बेजान जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। जिस जगह हमारी गाड़ी खराब हुई थी उस जगह जरूर किसी बुरी आत्मा का साया हो सकता है जो इस मुर्दे के अंदर दाखिल हुआ होगा और फिर उसके बाद रात तुम्हारे साथ वह हादसा हुआ होगा। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। ड्राइवर के उस बात ने मुझे थोड़ा बहुत दिलासा तो दिया, लेकिन मेरे लिए उस रात को भूल पाना नामुमकिन है। वह सब कुछ मिनट का खेल था, लेकिन उससे सोचकर आज भी मेरा दिल दहल उठता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।